12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार अभिव्यक्ति और माध्यम की पाठ्य पुस्तक से पाठ 13 नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन पाठ को हम यहाँ पर समझेंगे। और इस पाठ के अंतर्गत हम देखेंगे 3 टॉपिक, मुख्य रूप से 3 विषय हम जानेंगे उनके विषय में डिटेल से। वो है क्या है अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, क्या हो सकती है इसकी कोई तकनीक, या फिर कैसे करें इसकी तैयारी। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। कहने का अर्थ है कि लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए एक विशेष तकनीक या फिर नियम प्रक्रिया को ध्यान में तो रखा जाता है, लेकिन लिखने के लिए इतना भी ज़्यादा नियमों की हमें ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जिस तरह हम बोलते हैं या फिर हम जो देख रहे हैं अपने आसपास उसी तरह तू लिख और उसके बाद भी तू हमसे बड़ा दिख। इसके बाद तू हमसे भी बड़ा, यानी एक लेखक के नाम पर एक व्यक्ति आम इंसान से बढ़कर एक लेखक के नाम पर जब जाना जाता है तो वही उसकी भाषा या बोलने का अंदाज या फिर उसने जो अपने आसपास दूसरे लोगों से अलग जो महसूस किया और उसको जब लिख कर पेश कर दिया और उसने जब प्रसिद्धि प्राप्त की तो वो दूसरों से थोड़ा बड़ा हो जाता है। हमसे बड़ा तू दिख। और ये कहावत है भवानी प्रसाद मिश्र की, जो कि हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं। आपने पिछली फिल्म कब देखी थी? शायद हफ्ते पर पहले देखी हो या शायद महीने भर पहले। देखने के बाद फिल्म के बारे में दोस्तों से बातचीत जरूर की होगी, उन्हें बताया होगा कि अच्छी लगी या नहीं, अच्छी लगने या ना लगने के कारणों पर भी उन्होंने उनसे चर्चा की होगी। अब सोचिए कि क्या उस फिल्म के बारे में आपने ख्यालात को आप एक व्यवस्थित लेख की शक्ल दे सकते हैं। यानी आपने फिल्म जब भी देखी, जो भी देखी, और उसके बारे में अपने दोस्तों से या फिर अपने जान पहचान वालों से जो भी उसके विषय में चर्चा की, अच्छा बुरा सही गलत, कैसी है फिल्म, उसने कैसी छाप छोड़ी आपके दिमाग पर, कैसा विषय लेकर थी, आपने जो भी उसके विषय में चर्चा की, क्या आप उसको एक प्रॉपर रिटन रूप में उस अपनी सोच को व्यवस्थित रूप देते हुए लिख कर कभी पेश करने की सोची है? क्या आप उसे लिख सकते हैं? ये एक प्रश्न यहाँ पर उठाया गया है। ये प्रश्न यहाँ उठाया गया है। दूसरी बात ये बोली जाती है कि अगर आपने फिल्म सिनेमा घर में देखी हो तो उस सिनेमा घर का पूरा माहौल आपके जेहन में होगा। टिकट खिड़की पर लगी लाइन, उस लाइन में चलने वाली बतकही यानी बातें जो की जाती हैं आपस में, लोग आपस में करते हुए नजर आते हैं। और ठेलम ठेल हंसी मजाक, यानी कि खाने पीने की चीजों के जगमगाते हुए काउंटर, आगे की संभावित फिल्मों के, संभावित यानी आगे जो फिल्में आने वाली हैं संभावित, उन फिल्मों के बारे में चित्ताकर्षक पोस्टर, चित्त यानी आपके मन को लुभा लेने वाले, चित्त यानी मन को, आकर्षक यानी आकर्षित करते हों, वो पोस्टर देखकर सिनेमा घर की लॉबी की अपनी खास महक वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आप जरूर करते होंगे, देखा है आपने, महसूस किया होगा। क्या आप स्मृति और अनुभव में बसे उस सिनेमा घर को शब्दों के सहारे पन्नों पर उकेर सकते हैं? यानी जो आपने ये बाहर ये माहौल देखा, क्या आप उसको अपने शब्दों में उसको लिखकर प्रस्तुत कर सकते हैं? तो ये जो 2 प्रश्न उठाए गए हैं, इन्हीं के आधार पर आपको अप्रत्याशित लेखन, जो कि इस पाठ में हमें इस विषय के बारे में जानकारी दी जाएगी, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। और ये 2 उदाहरण से हमें पता लगता है कि उस लेखन में किस तरीके से हम अपने विचारों को पेश करने में सक्षम हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और पाठ को समझते हैं। अब यहाँ बताया गया है कि अप्रत्याशित विषयों पर जो लेखन है, कम समय में अपने विचारों को संकलित यानी इकट्ठा करके उन्हें सुंदर और सुगढ़ ढंग से, बहुत ही सुंदर तरीके से अभिव्यक्त करने की चुनौती है। अप्रत्याशित विषय यानी रैंडमली जिसे हम कहेंगे, जो हमें हमारे पास टॉपिक होते हैं, उन विषयों पर अगर हम अपने थॉट्स को बहुत ही बेहतरीन ढंग से व्यवस्थित क्रम में और सुंदरता से पेश कर रहे, तो उसी चुनौती को अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कहा जाता है।
देखते हैं, आपने आज सुबह का अखबार देखा होगा, पूरा ना भी देखा हो तो कम से कम खास खास खबरों पर एक नजर दौड़ाई होगी। उन खबरों को देखते हुए अपने समय और समाज की जो तस्वीर आपके मन में बनती है, क्या उसे आप एक लेख में व्यक्त कर सकते हैं? यानी आपने अपने आम जीवन में जो भी कुछ छोटा मोटा महसूस किया है, क्या आप उसको एक सुंदर रूप देकर व्यवस्थित क्रम में लिख सकते हैं? तो यहाँ पर उस आम जीवन का एक उदाहरण दिया गया है और ये पूछा गया है कि क्या आप उस पर अपने लेख को प्रस्तुत कर सकते हैं? कहने की जरूरत नहीं कि लेख की शक्ल देना, उसे शब्दों के सहारे पन्नों पर उकेरना, या सब ज्यादातर लोगों के लिए खासा मुश्किल काम है। जिन विचारों को कह डालना हमारे लिए कतई कठिन नहीं होता, उन्हें लिख डालने का निमंत्रण एक चुनौती की तरह लगने लगता है। कहने का अर्थ है कि जो बातें हम आसानी से बोल जाते हैं वो हमें कतई कठिन नहीं लगते, उन्हें लिखने का निमंत्रण देना यानी उसे लिखने के लिए एक ट्राई मारना, यानी प्रयास करना, एक कोशिश करना, वो चुनौती की तरह लगने लगता है। क्योंकि लिखना जो है इतना आसान काम नहीं होता है। ऐसा क्यों है? होने को इसके अनगिनत कारण होते हैं, पर एक कारण हमारे काम का है और वह यह है कि हमसे ज्यादातर लोग आत्मनिर्भर होकर लिखित रूप में अभिव्यक्ति का अभ्यास ही नहीं करते हैं। यानी कि अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति यानी अब आपके मन में जो भी विचार है उसको सामने लाना। तो ज्यादातर लोग जो है उसको अभिव्यक्त करते हैं सिर्फ बोलकर। अपने जीवन में उन्होंने कभी उसे लिखने का प्रयास ही नहीं किया, जिसे आजकल बताया जाता है, बच्चों को सिलेबस में जोड़ दिया जाता है डायरी लेखन करना, कि डायरी लिखिए जहां आपके मन में जो भी कुछ आता है, आपको पर्सनल थॉट्स भी हैं आपके, जो डायरी में लिखे, वो सिखाया जाता है लिखना। तो ये सारी चीजें जो है स्कूली जीवन में आपको विद्यालयों तक में भी आकर आपको ये सिखाई जाती है चीजें, लेकिन कई बार बच्चे जो है सिर्फ इसे सीखने के लिए सीख लेते हैं और आम जीवन में भी लोग जो है कभी इसका प्रयास नहीं करते अपने विचारों को लिख डालने का, जिसकी कमी की वजह से लोग अपनी बातों को सिर्फ बोल सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं बोलकर, ना कि लिखकर। अभ्यास के हर मौके को हम रटंत पर रटते हुए निर्भर होकर गंवा बैठते हैं। रटंत का मतलब दूसरों के द्वारा तैयार की गई सामग्री को याद करके ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देने का कुर्तव, यानी कि बुरी लत। इस कुर्तव का शिकार हो जाने पर असली अभ्यास या रियाज का मौका ही कहाँ मिलता है। अभ्यास सभी ने सुना है, रियाज शब्द भी सबने सुना है। अभ्यास जो कि हमारे और कामों के लिए प्रयोग किया जाता है, रियाज जो कि गीत संगीत से संबंधित ही प्रयोग किया जाता है, और दोनों का ही मतलब जो है प्रैक्टिस होता है। जाहिर है लेखन का आशय यहाँ यांत्रिक हस्त कौशल से नहीं है। यांत्रिक यानी मशीनी लिखावट से बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किस तरीके से लिखना है, वो मशीनी रूप उसको बिल्कुल देने का विचार यहाँ नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर बात हो रही है कि उसका आशय भाषा के सहारे किसी चीज पर विचार करने और उस विचार को व्याकरणिक शुद्धता के साथ सुसंगठित रूप में अभिव्यक्त करने से है। जब हम कोई भी विचार लिखते हैं, हमारे मन में जो भी आता है हम विचारों को लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन कई बार क्या होता है आम जीवन में हम ऐसी इस तरीके की भाषा का, बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, वो भी स्वीकार्य होता है साहित्य की नज़र से, लेकिन अगर उसमें व्याकरण की ओर से कोई कमजोरी होती है, अशुद्धता होती है, तो वो स्वीकार्य नहीं होती। इसलिए कहा जा रहा है कि जो आपके विचार है अगर आप उन्हें लिखित रूप देते हैं तो उसको जब आप लिखने चलते हैं तो उसमें सबसे पहला व्याकरणिक शुद्धता का होना बहुत जरूरी है, और फिर उसे सुसंगठित यानी क्रम से और उसको प्रॉपर वे में अभिव्यक्त करने का एक पहला तरीका है। याद रखें, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, स्वयं विचार करने का साधन भी है। विचार करने और उसे व्यक्त करने की यह प्रक्रिया जो है निबंध के चिर परिचित विषयों के साथ आमतौर पर घटित नहीं हो पाती है। आप देखेंगे निबंधों में भी कई बहुत हद तक ये चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो चीज़ें इसमें ज़्यादा नहीं मिल पाती हैं। इसका कारण ये है कि उन पर तैयार शुदा सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। निबंध जब लिखे जाते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें पॉइंट्स होते हैं कि आपको ये चीज़ें बताना है, जिससे कि एक प्रॉपर निबंध तैयार हो जाएगा, जो कि तैयार शुदा होता है, यानी जिसके लिए खाका तैयार किया गया होता है, एक पैटर्न तैयार किया गया होता है कि आपको ऐसे ऐसे लिखना है। वो आपके विचारों को प्रॉपर वे में या फिर एकदम प्योर फॉर्म में सामने नहीं लाता है।
आप जैसा और जितना सोच रहे हैं वो उसको एज इट इज आपके सामने नहीं लाता, वो तैयार शुदा यानी कि जो पैटर्न तैयार किया गया है उसके हिसाब से ही लिखा जाता है, और वो सामग्री इस तरीके से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होती। और हम कुछ नया सोचने लिखने की जहमत उठाने के बजाय उसे सामग्री पर निर्भर हो जाते हैं। मौलिक प्रयास एवं अभ्यास को बाधित करने वाली यह निर्भरता हमारे अंदर अंदर जो है वो लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित नहीं होने देती है। इसलिए ये बहुत जरूरी कि हम निबंध के परंपरागत विषयों को छोड़कर नए तरह के विषयों पर लिखने का अभ्यास करें, और यही अभ्यास हमें मौलिक यानी मूल जो ओरिजिन है, जो ओरिजिनल है, उन्हीं अधिकारों में से एक अभिव्यक्ति के अधिकार का पूरा पूरा उपयोग कर पाने की सामर्थ्य हमें देगा। कहने का अर्थ है कि हमें उस पैटर्न से हटकर अपने विचारों को व्याकरण की शुद्धता के साथ खुलकर लिखना और उसका अभ्यास करना आना चाहिए, जिससे कि हम अपने जो अधिकार है, अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, उसका पूरा पूरा उपयोग कर पाने की सामर्थ्य को रख सकेंगे। और अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं कि हम चीज़ों को सिर्फ बोलकर ही सामने रख सकें, बजाय कि हम उसे लिखकर भी और ज़्यादा स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ऐसा लेखन के लिए आपको जिस तरह के विषय दिए जा सकते हैं उनकी संख्या अपरिमित है। परिमित मतलब जो अनलिमिटेड है, अपरिमित है, जिनकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे टॉपिक आपको तमाम मिल जाएंगे। आपके सामने की दीवार, उस दीवार पर टंगी घड़ी, उस दीवार में बाहर की ओर खुलता हुआ झरोखा, कुछ भी उसका विषय हो सकता है। ऐसे विषय भी हो सकते हैं जिनमें इनके मुकाबले खुलापन थोड़ा कम हो और फोकस अधिक स्पष्ट हो, जैसे टीवी धारावाहिकों में स्त्री बहुत जरूरी है, शिक्षा इत्यादि। यहाँ जितने विषय एक झटके में सुझा दिए गए, जाहिर है वे बहुत अलग अलग प्रकृति के हैं और इसलिए आपसे इनकी मांग भी अलग अलग किस्म की होगी। कोई विषय आपको तार्किक विचार प्रक्रिया में उतारना चाहता है, जहां पर आप जमाना जो है उस विषय पर लिखता है, लेकिन आपके विचार उस जमाने से थोड़े भिन्न हैं, अलग हैं, जहां पर आप तर्क को प्रस्तुत करते हुए उस विषय पर लिख सकते हैं। तो कोई विषय आपको तार्किक विचार प्रक्रिया में भी उतारना चाहता है। कोई आपसे ये मांग करता है कि जो कुछ आपने देखा सुना है या देख सुन रहे हैं उसे थोड़ी बारीकी से पुनः संकलित करते हुए एक व्यवस्था में ढाल दे, और कोई अपनी स्मृतियों को खंगालने के लिए आपको प्रेरित करता है, तो कोई अनुभव को। तो आप इस तरीके से इन विषयों पर लिखने के लिए या तो आपको उन यादों में जाना पड़ता है या तो कोई अनुभव आपको वो विषय जो है बारीकी से याद दिलाता है, जिसको आप याद करके लिखते हैं, या फिर कोई अनुभव के सैद्धांतिक नजरिए से जांचने और परखने के लिए उसको उकसाता है। इन मांगों के जवाब में आप जो कुछ लिखेंगे वे कभी निबंध बन पड़ेगा, कभी संस्मरण बन जाएगा, कभी रेखा चित्र की शक्ल ले लेगा, तो कभी यात्रा वृत्तांत की। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार ये बताया गया है कि जब आप अपनी स्मृतियों को खंगालते हैं या आपके अनुभव और आपके सिद्धांत के नजरिए से आप किसी विषय को जांचते या परखते हैं और आपको उकसाते हैं, तो आप जब उन विषयों को लिखने बैठते हैं तो वो विषय कभी या तो निबंध बनकर सामने आ जाते हैं, कभी या तो संस्मरण बन के आ जाते हैं। संस्मरण यानी कि किसी भी बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति के विषय में लिखना, और रेखा चित्र जो है यानी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के विषय को तो साथ में लाने के साथ साथ उसकी रूपरेखा का वर्णन भी साथ में करना। तो कभी यात्रा वृत्तांत यानी आपने जो यात्रा की है उससे संबंधित वृत्तांत, कहानी, वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो इनमें से कोई ना कोई एक विधा जो है साहित्य की वो बनकर सामने आ जाती है, बजाय कि जो आपने सोचा और उसको एक खुले तौर पर अपने विचारों को सामने रखते हुए और मूल रूप में लाना। इसलिए हम उसे एक सामान्य नाम देंगे, लेख, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम आप पर किसी विधा विशेष के भीतर ही लेखन करने का दबाव बना रहे हैं। कहने का अर्थ है कि जब आप मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं, संस्मरण के नियमों को जान लेते हैं कि इस नियम के अनुसार एक संस्मरण लिखा जाता है, या एक नियम के अनुसार निबंध लिखा जाता है, या एक नियम के अनुसार रेखा चित्र लिखा जाता है,
एक नियम के अनुसार यात्रा वृत्तांत लिखा जाता है। मान लीजिए आप उस नियम के अंदर जा भी रहे, लेकिन आप खुलकर सिर्फ अपने विचारों को पेश करने जा रहे हैं, तो आपको इन विधाओं का नाम देने की जरूरत नहीं है। आप उनको एक लेख बोल सकते हैं, जो कि आपने अपने विचारों को सिर्फ पेश करने की जहां पर कोशिश की है। अब सवाल है कि ऐसा लेख प्रस्तुत करने की चुनौती सामने हो तो क्या करना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं कि लिखने का कोई फॉर्मूला आज तक दुनिया में नहीं बना है। अगर फॉर्मूला होता तो कंप्यूटर हमारे मुकाबले बेहतर लेखक साबित हो सकता था। वस्तुतः लेखन की रचनात्मकता यानी लिखने का जो तरीका है या फिर वो लिखने का जो कौशल है, तो वस्तुतः लेखन की जो रचनात्मकता का पूरा संबंध फॉर्मूले का वजूद ना होने की इसी सच्चाई से है। कहने का अर्थ है कि जो रचनात्मकता है, जो क्रिएटिविटी है, जिसको आप इंग्लिश में कह देते हैं क्रिएटिविटी, वो लेखन की जो क्रिएटिविटी है वो किसी फॉर्मूले में कभी भी आज तक बंधा हुआ नहीं मिला है। और यही इसकी सच्चाई है कि आपको लिखने के लिए कभी भी कोई फॉर्मूला नहीं मिलने वाला है। इसके बावजूद यहाँ कुछ ऐसे सुझाव दिए जा सकते हैं जो अचानक सामने आए और विषय से मुखामुखम होने में आपकी मदद कर सकते हैं। और इस तरीके से वो विषय आपके सामने आए और आप उसके विषय में सोचकर एकदम से अचानक से आए उस विषय के बारे में सोचकर लिख सकते हैं। और इस तरीके से आपको किसी नियम की जरूरत नहीं है कोई भी लेख लिखने के लिए। अव्वल यानी सबसे पहले तो यह ध्यान में रखें कि इस तरह के लेखन के विषय में दो खंभों के बीच बंधी रस्सी की तरह नहीं होता, जिस पर चलते हुए हम एक कदम भी इधर उधर रखने का जोखिम नहीं उठा सकते। यानी कि जिस तरीके से दो खंभों के बीच में एक रस्सी जो बंधी होती है, उस पर चलने का जो गुण है, जो कौशल है, वो कौशलवान व्यक्ति ही कर सकता है। यहाँ पर उस व्यक्ति के लिए जिस तरीके से एक जोखिम बना रहता है कि इधर उधर पैर होने पर सीधा जान को जोखिम है, ये लेखन जो है वो बिल्कुल भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि जरा सा अभी आपने इधर उधर किया तो आपने जो लेख लिखा, जो प्रस्तुत करने की कोशिश की, जो सोच विचार अपना लेख, वो बेकार हो गया। तो जिस पर हम चलते हुए एक कदम भी इधर उधर रखने का जोखिम नहीं उठा सकते, वह तो खुले मैदान की तरह होता है। यानी जो लेख खुले विचारों से और थोड़ा सा व्याकरण को ध्यान में रखते हुए सुसंगठित तरीके से लिखना है बस, जो कि एक खुले मैदान की तरह है जहां पे आप जितनी भी दौड़ लगा सकते हैं, जिसमें बेलाग दौड़ने कूदने और कुलाचे भरने की छूट होती है। दरअसल दिए गए विषय के साहचर्य से जो भी सार्थक, जो भी उचित हो, जो भी सुसंगत हो, जो कि बेहतरीन और उचित हो विचार हमारे मन में आते हैं, उन्हें हम यहाँ व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, अपेक्षाकृत स्पष्ट फोकस वाले विषय मिलने पर, मसलन टीवी धारावाहिकों में जैसे कि स्त्री, कहने का अर्थ है जो एक विषय को लेकर चले, मुख्य फोकस उसी पे रहे। आप छोटी छोटी कई कहानियों को जोड़ेंगे तो हर एक कहानी में बहुत सारे फोकस होंगे, तो वो भरमाता है, वो पसंद नहीं किया जाता। एक ही विषय को लेकर चले जहां पर एक फोकस हो, जैसे कि किसी भी एक टीवी धारावाहिक उठा ले जिसमें स्त्री को फोकस में रखा गया, स्त्री के जीवन को। इस विचार प्रवाह को थोड़ा नियंत्रित रखना पड़ता है। इन पर लिखते हुए विषय में व्यक्त वस्तु स्थिति की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। उपेक्षा यानी कि बुराई। इसलिए बहुत खुलापन रखने वाले विषयों पर अगर हम शताधिक कोणों से विचार कर सकते हैं, शताधिक यानी कि 100 तरीके के विचारों को हम अगर लेके आते हैं, तो उनसे भिन्न किंचित केंद्रित प्रकृति के विषयों पर विचार करने के कोण स्वाभाविक रूप से थोड़े कम होते हैं। लेकिन इतना तय है कि किसी भी विषय पर एक ही व्यक्ति के ज़हन में कई तरीके से सोचने की प्रवृत्ति होती है। कहने का अर्थ है कि एक बात लेकिन यह है कि एक ही विषय, स्त्री का विषय उठाया है, तो जरूरी नहीं हर व्यक्ति स्त्री के विषय में एक ही विचार लेकर रखता हो। हर व्यक्ति के पास अपने अपने अलग तरीके के विचार होते हैं और वो हर कोई अलग अलग विचार पेश कर सकता है और हर किसी को इस तरीके से अपने अलग विचारों को पेश करने का अधिकार है। ऐसी स्थिति अगर आपके साथ हो तो सबसे पहले 2-3 मिनट ठहर कर यह तय कर ले कि उनमें से किस कोण से उभरने वाले विचार को आप थोड़ा विस्तार दे सकते हैं, जो कि थोड़ा दूसरों से अलग दिखाए। कहने का अर्थ है कि जब एक ही टॉपिक पे हर कोई लिख रहा है, आपके विचार उससे थोड़े अलग है बाकियों से, तो आप उस विषय को, उस कोण को, उस कॉर्नर को ज्यादा उभार कर लिखें जहां आप दूसरों से अलग उभर कर आ रहे हैं उस टॉपिक पर।
तो मुझे लगता है कि ये चीज़ यहाँ पर सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी कि हमें अपने विचारों को पेश करना है और उसको हम लेख का नाम दे सकते हैं, व्याकरण को ध्यान में रखते हुए और सुसंगत ढंग से पेश करना है। लेकिन जहां पर एक ही विषय पर सब कोई लिख रहे हैं और आप पे भी वही, आपके पास भी वही विचार है, आप भी उसी विषय पे लिखना चाहते हैं, तो दूसरों से स्वयं को अलग दिखाने के लिए आप ये कर सकते हैं, अपने अलग विचारों को, जहां आप अलग जा रहे हैं उस विषय को लेकर, उसको ज्यादा आप उभार कर दिखाएं, जिससे कि आप दूसरों से थोड़ा अलग दिख सके। यह तय कर लेने के बाद आप एक आकर्षक सी शुरुआत कर सकते हैं। विचार करें, शुरुआत पर विचार करें। हाँ, ये ख्याल रहे कि यह शुरुआत आकर्षक होने के साथ साथ निर्वाह योग्य भी हो। निर्वाह योग्य यानी आप निभा सको, आगे तक उसको लेकर चल सको और उस पर पूरा लेख लिख सको। तो निर्वाह योग्य करना यानी कि उसको निभा सकना। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत स्पेशल चीज सामने रखने के चक्कर में कठिनता ला दें उसमें और स्वयं उससे परेशान होकर उसको बीच में ही छोड़ दें। तो ऐसी शुरुआत करें जो कि आकर्षक भी हो, निर्वाह योग्य भी हो। ऐसा ना हो कि आगे आप जो कुछ कहना चाहते हो उसे इस प्रस्थान के साथ सुसंबद्ध और सुसंगत रूप से पिरो पाने में आपके लिए मुमकिन ही ना हो, यानी कि आप उसको बेहतरीन तरीके से पेश कर पाने में स्वयं को आगे चल के असमर्थ पाने लगे। इसलिए उसी तरीके से प्लान करके अपने विचारों को चले, आकर्षक तरीके से शुरुआत करें और स्वयं को निर्वाह योग्य बनाए रख सके उस लेख को पूरा करने में सुसंगत और सुसंबद्ध तरीके से, तो उसको ऐसा बनाए रखें। इसलिए शुरुआत में आगे बात कैसे सिलसिलेवार बढ़ेगी, इसकी एक रूपरेखा आपके ज़हन में होनी बहुत जरूरी है। वस्तुतः सुसंबद्धता किसी भी तरह के लेखन का एक बुनियादी नियम है, खास तौर से जब विषय पर विचार करने की चौहद्दियां बहुत सख्ती से तय न कर दी गई हों। उस सूरत में सुसंबद्धता बनाए रखने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। जब चौहद्दियां सख्ती से तय कर दी गई हों, यानी उसके लिए आपने एक रूपरेखा अपने ज़हन में सख्ती से तैयार करके रखी हो, तब बाहरी और आरोपित अनुशासन ही विचार प्रवाह में कमोबेश आंतरिक संबद्धता कायम कर देता है। और इस तरीके से बाहरी और आरोपित यानी जबरदस्ती के जो नियम है उसके अनुसार चलने पर जो है आपके विचार जो बहते हुए आ रहे हैं आपके पास कि उसको लेख में परिवर्तित कर दें, वो कमोबेश आंतरिक संबद्धता कायम कर देता है और इस तरीके से आप आंतरिक रूप से बंधे रहते हैं उस लेख को पूरा करने में। विवरण विवेचन के सुसंबद्ध होने के साथ साथ उसका सुसंगत होना भी अच्छे लेखन की एक खासियत है। और एक अच्छा लेखन तभी माना जाता है कोई भी जब विवरण पेश कर रहे हैं आप, विवरण यानी किसी भी चीज की आप डिटेल दे रहे हैं जब, तो उस विवरण को ढंग से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को विवरण विवेचन कहा जा रहा है, को सुसंबद्ध यानी अच्छी तरीके से बंधते हुए एक नियम के अनुसार आगे बढ़ना सुसंगत होने की एक अच्छे लेखन की एक खासियत है। आपकी कही गई बातें न सिर्फ आपसे आपस में जुड़ी हुई हो बल्कि उसमें तालमेल भी हो, यानी कि आप जो बातें बता रहे हैं वो आपसे जुड़ी हुई तो महसूस हो, लेकिन जब आप एक के बाद एक क्रमवार चीजें बताते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, तो उनमें आपसी तालमेल बना हुआ दिख रहा हो, ये भी दिख रहा हो। ऐसा ना हो कि कोई चीज अलग जा रही है, कोई दूसरी चीज अलग जा रही है। तो अपने लेखन को बेहतरीन तरीके से पेश करने की ये चीजें जो बताई जा रही हैं वो आपके लेख को बहुत ही सुंदर तरीके से पेश करने में मदद करती हैं। अगर आपकी दो बातें आपस में ही एक दूसरे का खंडन करती हों, आप एक जगह किसी विषय का विरोध कर रहे हैं, आगे चलकर आप उसी विषय को कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए पता कर रहे हैं, लोगों को महसूस हो रहे, तो वो कहीं ना कहीं कुछ गलत साबित करता हुआ दिखता है। तो ये लेखन का ही नहीं, किसी भी तरह की अभिव्यक्ति का एक अक्षम्य दोष है। यानी कि ये जो आप अपना लेख लिख रहे हैं, ये सिर्फ अपने ही लेख के लिए बुराई नहीं है, बल्कि आप साहित्य से जुड़ी किसी भी विधा के लिए लिख रहे हैं, ये हर एक किसी के लिए एक अक्षम्य यानी जो क्षमा योग्य नहीं है, एक वो दोष माना जाता है। तो इस तरीके से लेख लिखने के लिए हमें सुसंबद्धता, सुसंगठित होना बहुत जरूरी है। सहजता से अपने लेख को, अपने ही विचारों को आप जिस तरीके से बोलकर व्यक्त करते हैं उसे लिखना चाहिए, व्याकरण का ध्यान रखते हुए, और अभिव्यक्ति को लिखने का अभ्यास जरूर देते रहना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति जो है अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए बोलने के साथ साथ लिखने में भी माहिर नजर आए। तो
अगले भाग में इस पाठ से संबंधित शेष अंश को हम पढ़ेंगे और समझेंगे और देखेंगे कि अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, जो लिखने की प्रक्रिया अभी तक हमने जो समझी है और आगे जो हम समझेंगे, उन सबको एकत्रित करते हुए किस तरीके से एक अप्रत्याशित लेख प्रस्तुत किया जाता है। जो किसी भी अप्रत्याशित विषय पर लिखा जाता है वो किस तरीके से अपनी एक बेहतरीन भूमिका निभाते हुए दिखता है, और एक व्यक्ति जो है वो आम व्यक्ति से अलग नजर आने लगता है जब वो अपनी अभिव्यक्ति को बोलने के साथ साथ लिखने में भी माहिर हो जाता है।